जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम आगामी बीएसएससी, सीजीएल, पीटी तथा मेंस तथा बीपीएससी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। यह हमारा 7 नंबर का मॉक टेस्ट होगा। अन्य सभी मॉक टेस्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर तथा इन्वायरमेंट से संबंधित मॉक टेस्ट ऑलरेडी वीडियो सभी अपलोडेड हैं, तो आप उन्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके देख सकते हैं। साथ ही आगामी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 15 के 2 में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। अनुच्छेद 15 की बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 15 जो है यह फंडामेंटल राइट के अंतर्गत समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अर्थात इनके आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अलग अलग सब अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15 का 1, अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल, ध्यान रखिएगा यहाँ ओनली लगाया गया है, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर विभेद नहीं करेगा। एक में ये कहा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि राज्य से यहाँ क्या मतलब है कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि जिसके पास कानून बनाने का अधिकार है, वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह 15 का 1 हो गया। अनुच्छेद 15 के 2 की बात करिएगा तो इसमें कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें रोका नहीं जाएगा जाने से, अर्थात सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थान खुले हुए रहेंगे। अनुच्छेद 15 का 2 हो गया। अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि इन सभी प्रावधानों के होते हुए भी राज्य अगर चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए, अनुच्छेद 15 के 3 में ये कहा गया है कि राज्य इन सभी अनुच्छेदों के होते हुए भी, सभी प्रावधानों के होते हुए भी वो बच्चों और बालकों और स्त्रियों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। मतलब जैसे कोई सीट रिजर्वेशन कर सकता है किसी बसेज में या किसी सिनेमा हॉल में, तो इस तरह से ये यहाँ भेदभाव किया जा सकता है। वहाँ ये अनुच्छेद 15 इसको रोकेगा नहीं, जहाँ बच्चे और स्त्रियों की बात आती है। ठीक है, वैसे 4 में कहा गया है, 15 के 4 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए भी कुछ उपबंध राज्य चाहे तो वो कर सकता है। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना होगा, इन चारों से पूछ जाता है। पहले 15 में देखेंगे कि 15 में ये कहा गया था कि राज्य, जन्म स्थान, मूल या लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये 15 में निषेध किया गया है। 15 के 1 में ये कहा गया है कि राज्य यह भेदभाव नहीं करेगा जन्म, मूल वंश या लिंग के आधार पर। 2 में ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे। 3 में ये कहा गया है कि इन सभी अनुच्छेदों या उपबंधों के होते हुए भी बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से राज्य उपबंध कर सकता है। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस आर्टिकल को हमने अलग से एक क्लासेज लिए हुए हैं, वो क्लासेज आप जाकर के देख सकते हैं। आर्टिकल 15 से रिलेटेड वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उसको देख करके और इसको डिटेल में समझ सकेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 21 तक स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन इसमें जो स्वतंत्रता की बात बोली है कि कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो यह अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। एक और इसमें 7वीं स्वतंत्रता जो कि
संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसलिए इसे हटा दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अब ये 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इसे याद भी कैसे करना है ये ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ये 6 स्वतंत्रताएं में पहला है भाषा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा है राज्य देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है व्यवसाय की स्वतंत्रता तथा छठा है निवास करने की स्वतंत्रता। अब इसे याद कैसे करिएगा, इसी क्रम में आप इसे बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा याद कैसे करना है इसको। देखिए, जब स्वतंत्र जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये हमारे लिए एक लोकतंत्र के लिए बनाया कि सभी को बोलने और अपना अभिव्यक्त करने का, विचार रखने का स्वतंत्रता होना चाहिए। तो उन्होंने ये स्वतंत्रता दिया कि सभी लोग अपने विचार और अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो भी व्यक्ति अपना विचार और अभिव्यक्ति व्यक्त करेगा तो लोग उसे सुनेंगे। तो जब लोग उन्हें सुनेंगे तो वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकेगा। तो पहला, आप अपने विचार रख रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, तो भाषण दे रहे हैं तो लोग उसे शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं आप, क्या तो लोग सुन सके। ठीक है, अगर लोग सुन रहे हैं और आपके सुनने आ रहे हैं सम्मेलन में, तो आप एक संघ का निर्माण कर सकते हैं, मतलब आप एक संगठन भी बना सकते हैं। जब आप एक संगठन बना सकते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों से आपको बुलावा आएगा, तो आप अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा। पांचवा है कि आप किसी देश में घूमते समय आप कहीं भी रहने की बात आ जाती है, कहीं आपका जगह पसंद आता है तो वहाँ रह जाते हैं, तो रहिएगा तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो आप व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये पाँचों 6 स्वतंत्रता आपको इस तरह से क्रमानुसार याद रख सकते हैं। ये 6 स्वतंत्रता इम्पोर्टेंट है। ये सभी जो है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है मौलिक अधिकार को, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में तथा इस तरह से फंडामेंटल राइट भी 6 प्रकार के ही हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि फंडामेंटल राइट भी 6 हैं, जबकि भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को स्वतंत्रताएं जो दी गई है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई है। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं आता है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सूची केंद्र, राज्य या समवर्ती किसी में भी नहीं आता है उसे अवशिष्ट सूची कहा जाता है। कौन सा? अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची या चौथी सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ उस पर संसद को ही है। अवशिष्ट सूची या जो इन तीनों में से नहीं है उस पर कानून संसद ही बना सकती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये जो सूची है यह भारतीय संविधान के अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के नहीं, अनुसूची 8 में जो है आपको भाषा के शब्दों का दिया गया है, मतलब कि आपको उसमें सभी भारतीय राज्यों की भाषाओं की चर्चा है अनुच्छेद 8 में, अनुसूची 8 में। जबकि अनुसूची जो 7 है भारतीय संविधान का, अनुसूची जो 7 है, इस अनुसूची 7 में भारतीय संघ शक्ति का विभाजन किया गया है, और यह विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तो तीसरा है समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची की या अनुसूची या सूची ही बोल सकते हैं, इनकी चर्चा है। ये सूची है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तथा इन तीनों में अगर कुछ नहीं आता है तो एक अलग से आता है आपका अवशिष्ट सूची, जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, जो कि क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, जिसमें अब 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने? संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सेना, जनगणना, बैंक और रेलवे। वैसे ही आप अगले अगर चलें तो जो है राज्य सूची है, दूसरा है राज्य सूची, और राज्य सूची में आपको 66 विषय, पहले 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 61 विषय ही हैं। ठीक है, इनमें से 5 विषय जो निकाले गए इसे समवर्ती में भेज दिया गया। जैसे समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे
और अभी 7 5 12 52 विषय है। जो यहाँ से 5 घटा ना, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। इसके एग्जाम्पल की बात करिएगा तो कृषि, पुलिस, प्रशासन, गैस, रेल, पुलिस, कारा आदि ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जबकि समवर्ती सूची की आप बात करिएगा तो पहले 47 विषय थे समवर्ती सूची में और वर्तमान में 52 विषय हैं। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो शिक्षा, नियोजन, मजदूरी, परिवार नियोजन, ये सभी आपको किसके तो समवर्ती सूची के विषय हैं। और शीर्ष सूची की बात करिएगा तो अवशिष्ट सूची में अंतरिक्ष मतलब कि एस्ट्रोनॉमी, साइबर क्राइम या साइबर सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी आपको अवशिष्ट सूची के विषय हैं। या अभी वो जो वर्तमान में डिजिटली जो दुनिया बढ़ रहा है, ये सभी आपको अवशिष्ट सूची का या चौथी सूची का ही विषय है, जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होता है। तो यहाँ से आप तीनों सूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को याद रखिएगा। यह अनुसूची आपको 7 के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। और भारतीय संविधान में कुल मिलकर 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें ये 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों की चर्चा है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है, अनुसूची 12 है और भाग 22 है। हालांकि जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको अनुच्छेद 15 का 5 तक बताया, 1 2 3 4 करके। इस तरह से अगर आप अनुच्छेद काउंट करिएगा तो कुल मिलकर के भारतीय संविधान में लगभग 475 के आसपास या 495 के आसपास अनुच्छेद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब अनुच्छेद को मिला करके हैं, जबकि ओरिजिनली अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। वो एक बार कब हुआ था तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही आपको संशोधन किया गया है। तो ये संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या था तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। और इस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। इससे पहले संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द नहीं थे। साथ ही एक और क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपको वित्तीय आपातकाल की चर्चा है और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसलिए अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो ये वीवीआई है, इसे आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राजकीय या प्रादेशिक आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकाल को हम एक एक करके जान लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, और इसे अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के लगते ही अनुच्छेद 358 बाई वन गेट वन के तहत खुद से स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 352 के आते ही अनुच्छेद 358 स्वतः आ जाता है और यह अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, यह स्वतः अपने आप 358 एक्टिव हो जाता है और 358 एक्टिव होते ही यह अनुच्छेद 19 को स्वतः समाप्त कर देता है। अनुच्छेद 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं ये सभी समाप्त कर दिए जाते हैं। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत आपको अनुच्छेद 20 और 21 के में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको सभी को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं।
तो मौलिक अधिकार को निलंबन ये कैसे था समझ लीजिएगा। 352 के आते ही 358 खुद आ जाता है और 19 को स्वतः समाप्त करता है, जबकि अनुच्छेद 358 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। तो ये तो मौलिक अधिकार ये निलंबन हो गया मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण कब, बाहरी आक्रमण तथा युद्ध, बाहरी आक्रमण या युद्ध या शस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ध्यान दीजिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जो विषय था आंतरिक आधार पर या आंतरिक विद्रोह के आधार पर जो आपको लगाया जाता था राष्ट्रीय आपातकाल, इसे समाप्त कर दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह समाप्त कर दिया गया कि आंतरिक अशांति पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो इसे समाप्त कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और यह बाहरी आक्रमण या विरोध या शस्त्र विरोध के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, यह लागू कैसे होता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, किसके? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को, तथा इसे 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल या प्रादेशिक आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राजकीय आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। यह जो है मंत्रिमंडल अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे लागू किया जाता है और फिर इसे 60 दिनों के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होता है। अनुच्छेद 356 के लगने के बाद जो राज्य का बजट है वो संसद में पेश होने लगता है। कहाँ? संसद में पेश होने लगता है। तो यह अनुच्छेद 356 से संबंधित है प्रादेशिक आपातकाल। अगला है वित्तीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसका उपयोग अभी तक भारत में नहीं किया गया है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि बार में इसके बाद रिपीट भी कर दे। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के आपातकाल को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG भी कहा जाता है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो CAG का ये फुल फॉर्म है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है क्योंकि यह सरकारी खर्चे का नियंत्रण एवं उसके लेखा जोखा रखता है। अब बात करिएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यह CAG के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। CAG का जो चर्चा है अनुच्छेद 148 में है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए अशोक मेहता समिति कब बनाई गई? तो ध्यान दीजिएगा, अशोक राय मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति अर्थात BRM मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, इस व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हुई थी। इन कमियों को अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने की
तथा उसकी सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी और इसने BRM अर्थात बलवंत राय मेहता समिति की कमियों का उजागर किया था तथा उसके लिए सजेशन और उसका सिफारिश किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असम पुनर्गठन अधिनियम। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ? असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय राज्य का जन्म हुआ था। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ेंगे अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के कितने दिन बाद अर्थात भारत के संविधान लागू होने के कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा उसके 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपको ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तथा इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये हो गया उसकी स्थापना की डेट। कभी कभी पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान परिसर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वर्तमान जो सर्वोच्च न्यायालय का परिसर है यह 1958 से शुरू हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्तमान परिसर में इसकी स्थापना 1998 से शुरू हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर ये पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान परिसर में कब शुरू हुआ, तो वर्तमान परिसर में 1958 में शुरू हुआ था, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत इसका वर्णन किया गया है या इसकी चर्चा की गई है तथा ये जो सर्वोच्च न्यायालय है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीशों की अगर कुल संख्या पूछता है तो कुल संख्या 34 हो जाएगा, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कहाँ? भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी भी नागरिक के साथ ध्यान दीजिएगा, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी आधार पर राज्य के तहत, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्य के तहत, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा था कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या निवास या उनमें से किसी एक आधार पर राज्य के तहत, क्वेश्चन पहले पूरा ध्यान समझिए, राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में, ध्यान दीजिएगा यहाँ रोजगार की बात की गई है, रोजगार के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो ध्यान दीजिएगा, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में सबको अवसर की समता दी जाएगी, अर्थात किसी भी के साथ केवल जन्म, जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे ये भी कहता है कि इन सभी प्रावधानों के होते हुए भी सरकार क्या कर सकती है कि जो कमज़ोर या पिछड़े वर्ग हैं उन्हें रिजर्वेशन दे करके आगे लाने का प्रयास कर सकती है, इन सभी प्रावधानों के होते हुए बाद भी। तो ये हमने सॉल्व किया भारतीय संविधान से संबंधित मॉक टेस्ट को, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन सभी रखे गए थे, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। सभी एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को हमने व्याख्या सहित सॉल्व भी किया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा क्लासेज कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक का हमारे हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही ये क्लास हमें अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये इतना करने के बाद आप BSSC, CGL तथा BPSC के लिए आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सिर्फ इतना ही
करने से, क्योंकि हम पूरा व्याख्या से डिटेल लेकर चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद,